वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मिलतरे एसबी पे। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक कराया था अपना परिवार का यानी कि फैमिली का, वो टॉपिक मैंने कंप्लीट अच्छे से कराया। उसके बाद मैंने उसका एक प्रैक्टिस सेट भी बनाया था जिसमें 25 से 30 प्रश्न थे और ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी करीब 20 से 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। बाकी कुछ जो बिल्कुल निम्न स्तर के प्रश्न थे वो मैंने छोड़े हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं आते एग्ज़ाम में, और जो प्रश्न मैंने बनाए हैं इनसे बाहर नहीं होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे फैक्ट तो मैंने उस थ्योरी वाली क्लास में ही ले लिए थे और फिर 2 प्रैक्टिस सेट ऊपर से, और ये छोटा सा टॉपिक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा, इससे ज़्यादा इसका कंटेंट है ही नहीं। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, इससे ज़्यादा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा इसका। मैंने सारा कवर कर लिया, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में उसका विकास होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल। ये किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो कुछ लोगों ने इसका सही आंसर दिया है कमेंट में, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। वर्षा कुमारी ने कहा था कि अरस्तु है इसका आंसर, और सोनाली गुप्ता ने भी इसका सही उत्तर दिया है अरस्तु। 2 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, वर्षा कुमारी और सोनाली गुप्ता। तो इसका सही आंसर अरस्तु ही है। और टीना कुमारी ने पूछा है कि सर संस्कृत और हिंदी की क्लास कब होगी? तो संस्कृत और हिंदी की क्लास जैसे ही हम ईबीएस को ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, इसके बाद हिंदी और संस्कृत शुरू की जाएगी। और 15-15 टॉपिक हैं, इनको भी हम बहुत जल्दी और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर कर लेंगे और चीज़ें आपकी एग्जाम में बाहर नहीं होगी अगर इतना आप पढ़ के जाते हैं तो। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही चल गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कहा है अरस्तु ने। यदि आपको इसका आंसर ना पता हो तो अपने नोट्स में इसको नोट कर लें। बाकी अब हम अपनी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू, उनकी क्लास शुरू करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि परिवार क्या है? व्हाट इज फैमिली? फैमिली क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। क्या है परिवार? इसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अब हम सेकंड पे जाएंगे कि परिवार की सामान्य विशेषता है। इनमें से कौन सी परिवार की सामान्य विशेषता है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सी परिवार की सामान्य विशेषता है? पहला है विवाह संबंध, दूसरा है सामान्य निवास, तीसरा है वंशवाद, चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता है? पहला है विवाह संबंध, दूसरा है सामान्य निवास, तीसरा है वंशवाद, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी विशेषताएं परिवार की हैं। परिवार में सामान्य निवास भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, विवाह संबंध भी होते हैं, वंशवाद की जो प्रक्रिया है वो परिवार से ही हमें मिलती है। ये सभी चारों हमारे उत्तर सही है, तो डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एकल परिवार के तीव्र प्रचलन का क्या कारण है? मतलब कहने का मतलब है कि एकल परिवार जो है इसके तीव्र प्रचलन का क्या कारण है, मतलब ये इतनी जल्दी क्यों प्रचलन में आ गए? तो एकल परिवार के तीव्र प्रचलन में आने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है महंगाई बढ़ गई है, दूसरा जनसंख्या वृद्धि हो गई है, तीसरा कलह की संभावना में कमी होती है, और चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए, एकल परिवार में क्या है कि जो बड़ा परिवार रहता है, संयुक्त परिवार रहता है, तो उसमें क्या है कि महंगाई तो वास्तविकता में बढ़ गई है और लोग उस महंगाई को झेल नहीं पाते। उतने सारे लोगों के लिए खर्चे की, खाने पीने की, सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती, अच्छी शिक्षा की, अच्छे पोषण की। तो क्या है कि संयुक्त परिवार टूट जाता है और फिर अलग अलग हो जाते हैं सारे लोग, फिर बनता है एकल परिवार। तो महंगाई भी है इसका कारण, जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या, पता चला घर में 18 सदस्य हैं संयुक्त परिवार में, या 15 सदस्य हैं, या 10 सदस्य हैं, तो ये जनसंख्या भी ज़्यादा है और हमारे देश की भी संख्या ज़्यादा है। इसलिए जो एकल परिवार का चलन हुआ है वो जनसंख्या के कारण भी हुआ है, महंगाई के कारण भी हुआ है। और संयुक्त परिवार में होती है लड़ाई भड़ाई, जिसको हम कहते हैं कलह। तो एकल परिवार में क्या है, कलह की संभावना कम हो जाती है क्योंकि उसमें गिनती के लोग रहते हैं, माता पिता और उनके बच्चे। तो कलह या लड़ाई की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए ये भी हमारा कारण है एक सही। तो ये तीनों सही हैं और डी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि भारतीय परिवार का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है भारतीय परिवार का? तो भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है, मतलब भारतीय परिवार कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? मातृसत्तात्मक वो होते हैं जिसमें माता की प्रधानता होती है, माता मुखिया होती है।
पितृसत्तात्मक जिसमें पिता मुखिया होता है। मातृ स्थानीय का मतलब वो होता है, मतलब जिस घर में जैसे माता की शादी होती है तो माता पिता के स्थान पे जाती है, तो वो हो गया पितृस्थानीय। लेकिन माता खुद के घर में रहेगी, पिता उसके स्थान पे जाएगा, इसको मातृस्थानीय कहते हैं। कहीं कहीं होता है ये। और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है वो पितृस्थानीय है। यहाँ पिता की सत्ता होती है, पिता मुखिया होते हैं घर के। तो भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक आपका राइट आंसर है। अगला है, ये तो हमने कर लिया है कि किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना बहुत कम रहती है। किस प्रकार के परिवार में लड़ाई भड़ाई की संभावना बहुत कम रहती है? तो इसका आंसर है आपका, सीधा सा आंसर है एकल परिवार। क्योंकि एकल परिवार में गिनती के लोग हैं तो लड़ाई भड़ाई की संभावना तो बहुत कम रहेगी। माता है, पिता है, उनके बच्चे हैं। तो किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना बहुत कम रहती है? एकल परिवार में। एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, यह कथन सत्य है। ये प्रश्न कथन दिया गया है कि एकल परिवार के सदस्य सबसे अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं। आत्मनिर्भर मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खुद पे ही डिपेंड होना, किसी दूसरे पे डिपेंड मत होना। यदि कोई चीज चाहिए है तो खुद ही उस चीज को इकट्ठा करना, खुद ही कमाना, खुद ही उसको सब करना, किसी से मांगना नहीं, ये होता है आत्मनिर्भर। तो एकल परिवार में माता पिता खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, किसी दूसरे से मंगाते नहीं है, ना कोई दूसरे देने वाला है। तो ये जो कथन है ये पूर्ण रूप से सही है। ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है कि एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है और सी आपका राइट आंसर है। अगला है, परिवार की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक परिवार की विशेषता नहीं है? विवाह एवं यौन संबंध। विवाह एवं यौन संबंध, तो विवाह और यौन संबंध ये तो परिवार की विशेषता है। वंश परंपरा, वंश परंपरा भी है। सार्वभौमिक संगठन, मतलब एक परिवार से मिलकर समाज का संगठन बनता है, समाज से देश बनता है और ये पूरी दुनिया में व्याप्त है, चल रहा है, सार्वभौमिक है, तो ये भी सही है। बाकी जो डी है, डी सही नहीं है। डी सही नहीं है कि समाज विरोधी कार्य करना, समाज विरोधी कार्य नहीं करता परिवार, तो बी आपका राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा की गई? भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा की गई? दहेज प्रथा के ऊपर चर्चा की गई। दहेज प्रथा के ऊपर, मादक पदार्थों के ऊपर चर्चा की गई। मादक पदार्थ, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल श्रम। तो भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से जो चर्चा की गई है वो बाल श्रम के ऊपर चर्चा की गई है। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के ऊपर चर्चा की गई है। इसके ऊपर कानूनी प्रावधान बनाया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु को बच्चों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना वो मतलब अपराध की श्रेणी में आता है। तो सी आपका राइट आंसर है। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? पहला है 1952, दूसरा है 1955, तीसरा है 1950, चौथा है 1956। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना है 1956 में। मैंने जब क्लास ली थी तो उसमें भी ये लिखाया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना। और हिंदू विवाह एवं विच्छेद अधिनियम, जिसके अनुसार विवाह को एक समझौता माना गया, ये 1955 में बना। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना। तो यदि आपको ना पता हो ये तो आप नोट कर सकते हैं। 1956 इसका राइट आंसर होगा डी। अगला है कि बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है। बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है। कहाँ दी जाती है ऐसी शिक्षा? सबसे पहले पड़ोस में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। तो समाज में बाद में आएगा वो, राष्ट्र में बाद में आएगा, पड़ोस में बाद में आएगा, सबसे पहले तो परिवार में रहता है। तो परिवार में ही सर्वप्रथम बालक को यह शिक्षा दी जाती है कि हमें समाज में लोगों के साथ आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। और डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? देश है, परिवार है, समाज है, समुदाय है। तो जो समाज की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी, परिवार। बी आपका राइट आंसर है। अगला है जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता? स्त्रियों की प्रधानता हो रही है। ज्यादातर रहती तो पुरुषों की है, लेकिन यहां वो बोल रहा है कि स्त्रियों की प्रधानता है। तो जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दायित्वों मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, वह कौन सा परिवार है?
एकल परिवार, संयुक्त परिवार, तो ये तो नहीं है, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है एकल परिवार संयुक्त परिवार का। स्त्रियों की प्रधानता है, तो वो परिवार कौन सा है? वो परिवार है मातृ सत्तात्मक परिवार, जहां माता की सत्ता है, जहां का नरेंद्र मोदी माता है खुद जिस घर की, तो माता की सत्ता है, तो मातृ सत्तात्मक परिवार, माता की प्रधानता है। प्रधानमंत्री कौन है? माता घर की। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है। अब पुरुष सदस्य के हाथ में है तो पितृसत्तात्मक परिवार, पिता की सत्ता है तो पितृसत्तात्मक परिवार, माता की सत्ता है, माता की प्रधानता है तो मातृसत्तात्मक परिवार। अगला है, वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? अच्छा प्रश्न है, आप लिख लें, मैंने ये लिखाया नहीं है। तो वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह। तो इसका राइट आंसर है एक विवाह। वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार एक विवाही परिवार होते हैं। मैंने ये लिखाया नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। अगला है, परिवार के सदस्यों में मतैक्य, परिवार के सदस्यों में मतैक्य, निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना और पृथकता। पृथकता माना सारे लोग अलग अलग हो गए। अब तो ये क्या है? परिवार के सदस्यों का मत एक ना होना, मतैक्य। मतैक्य मतलब मत एक ना होना। निष्ठा का समाप्त होना हो जाना, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं मानते, अपने मन मर्जी करते हैं। और संबंधों का टूट जाना, आपसी संबंध जो है वो टूट चुके हैं। ये क्या है? सामूहिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन या तलाक। तो ये क्या है? ये पारिवारिक विघटन है। पारिवारिक विघटन का मतलब है परिवार टूट चुका है। अब परिवार टूट चुका है, पारिवारिक विघटन। बी आपका राइट आंसर है। परिवार के सदस्यों में मतैक्य नहीं है, सभी का मत एक नहीं है, सब लोग के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, संबंध टूट चुके हैं, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। पारिवारिक विघटन, इसका मतलब है परिवार टूट चुका है। बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्यों का जो अधिकार है वो जन्मजात होता है। परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्यों का जो अधिकार है वो जन्मजात होता है। इसका राइट आंसर कौन सा है? मिताक्षरा का नियम, दाया भाग का नियम, पिरवर का नियम, शपिंड का नियम। तो इसका राइट आंसर है मिताक्षरा का नियम। राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है मिताक्षरा का नियम कि परिवार की संपत्ति में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका जन्मजात अधिकार है, जन्म से ही उनका अधिकार है। ये मिताक्षरा का नियम कहता है, आंसर ए होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? किस एक की वजह से आज भी संयुक्त परिवार कायम है? किस एक की वजह से आज भी संयुक्त परिवार चल रहे हैं, वरना कभी के संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल चुके होते? समाजवाद, दूसरा व्यक्तिवाद, तीसरा ग्रामीणवाद, चौथा नगरीवाद। तो इसका राइट आंसर है, देखो आपको यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये आप अपने आप को अभी टेस्ट ना करें। टेस्ट जब करना जब मैं टेस्ट लूंगा। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के माध्यम से सिखा रहा हूं, थ्योरी के माध्यम से सिखा रहा हूं। जब आप ये सारी चीजें सीख चुके होंगे, रिवीजन कर चुके होंगे, फिर आपसे पूरी चीजें बनेंगी। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो अभी आप निराश मत होइए, यदि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। बाकी जब सब ये पढ़ लेंगे आप, फिर यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बनेंगे। तो इसका राइट आंसर है ग्रामीणवाद। ग्रामीणवाद इसका राइट आंसर है, क्योंकि गांव में ही संयुक्त परिवार सबसे ज्यादा होते हैं, शहरों में कम होते हैं। तो यदि सारे गांव यदि शहर में बदल जाएंगे तो संयुक्त परिवार कायम नहीं रहेगा, फिर एकल परिवार बन जाएंगे। यदि सारे गांव शहर में तब्दील हो जाएंगे तो संयुक्त परिवार भी एकल परिवार में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए, संयुक्त परिवार की प्रथा को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ग्रामीणवाद, क्योंकि गांव के जो परिवार होते हैं ज्यादातर संयुक्त परिवार ही होते हैं। सी राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया है? हिंदुओं में जो विवाह होते हैं उसको एक सामाजिक समझौता माना गया है कि समाज के साथ आपने समझौता किया है विवाह करके। तो कौन सा अधिनियम यह कहता है कि हिंदू विवाह एक सामाजिक समझौता है? पहला है विशेष विवाह अधिनियम 1950, हिंदू विवाह एवं विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और अगला है आर्य विवाह। जिसका राइट आंसर है हिंदू विवाह एवं विच्छेद अधिनियम 1955, जिसके अनुसार हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया है। तो बी आपका राइट आंसर है। मैंने ऐसा लिखा है नोट्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से सिखाया जाता है? बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से सिखाया जाता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से,
और धार्मिक केंद्र से। तो बालक को समाजीकरण का पहला पाठ सिखाया जाता है परिवार से। सबसे पहले परिवार से सिखाया जाता है बालक को समाजीकरण का पहला पाठ, और बालक का समाजीकरण भी सबसे पहले परिवार में होता है, और परिवार में भी माँ के द्वारा होता है सबसे पहले। ए राइट आंसर है। अगला है कि प्राथमिक सामाजिकरण है, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती आयु में अपने मित्रों से सीखना, परिवार से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, और शिक्षकों का अनुसरण करना। तो शिक्षक के पहले तो वो परिवार में रहेगा, और समाज से पहले भी वो परिवार में रहेगा, और किशोरावस्था में आने से पहले भी वो परिवार में रहेगा। तो सबसे पहले वो अपनी आयु, जो शुरुआती आयु है, उसमें परिवार में रहता है तो परिवार से सीखेगा, वहीं उसका सामाजिकरण होगा। एवं अपने दोस्तों के संपर्क में आएगा तो उनसे भी सीखेगा। तो सबसे पहले परिवार में, और आपस में जो पड़ोस में मित्र रहते हैं उनसे सीखेगा। तो ए आपका राइट आंसर है। अगला है कि भारत में लास्ट है ये हमारा जो है, ये हमारा लास्ट है कि भारत में बाल विवाह एवं निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में बाल विवाह एवं निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? पहला है 2006 में, दूसरा है 2008 में, तीसरा है 2011 में, और चौथा है 1997 में। तो भारत में मैंने ये लिखाया है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2006 में पारित हुआ। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित हुआ। लोकसभा या राज्यसभा जिसके भी द्वारा पारित हुआ हो, 2006 में पारित हुआ। और इसे लागू कब से किया गया? 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2007 से इसे लागू किया गया। और पारित कब किया गया? 2006 में पारित किया गया। इससे पहले इसको शारदा एक्ट के नाम से जानते थे, बाल विवाह निषेध अधिनियम को। फिर इसको 2006 में पारित किया गया और 1 नवंबर 2007 से इसको लागू किया गया। ये हमारे वीडियो का एंड है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैंने जो प्रश्न का आंसर आपसे पूछा है उसको भी कमेंट करें। और हमारी क्लास इसी तरह होती रहेंगी। यदि आपको कोई और क्लास चाहिए है तो आप कमेंट करें ताकि मेरे पास आपकी आवाज़ पहुंच सके। बाकी कुछ दिन बाद हम लाइव क्लास करेंगे। बहुत लोगों ने लाइव क्लास के बारे में बोला है, तो उसकी व्यवस्था चल रही है। तो कुछ दिन बाद हमारी लाइव क्लास भी होगी। तो ये हमारी वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।